यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूजन्ते सर्वात्र फला क्रिया। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, लेकिन जहाँ उनका सम्मान नहीं होता वहाँ किए गए सारे अच्छे कर्म और सारी पाठ पूजा निष्फल हो जाती हैं। ये श्लोक हमें हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि जो बातें आज हम करने जा रहे हैं वो इसका प्रमाण है। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर आपने कई वीडियोस, कई पोस्ट देखे होंगे। ध्रुव राठी, आरफा खानम शेरवानी, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेसी समर्थक नारी वंदन शक्ति अधिनियम के अपारित होने की खुशी मना रहे हैं। बिल को संविधान विरोधी बताया गया। तर्क दिया जा रहा है कि कांग्रेस और टीएमसी महिला विरोधी नहीं है, वो तो सिर्फ डीलिमिटेशन के विरोध में है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम तो 2023 में ही पारित हो चुका था। बिल्कुल, ये तो मैं भी स्वीकार करती हूँ, लेकिन इस नैरेटिव में आपको कोई ये नहीं बताएगा कि डीलिमिटेशन नहीं होगा तो महिला आरक्षण 2036 तक लागू नहीं हो पाएगा। खैर, ये टेक्निकल और पॉलिटिकल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। हम महिलाओं के सम्मान वाली बात पर वापस आते हैं। इन नेताओं और तथाकथित बुद्धिजीवियों को शायद शक्तिशाली नारी से ही दिक्कत है। अगर दिक्कत नहीं होती तो ये बिल 2010 में ही पारित हो जाता। हामिद अंसारी पर संसद में ही हमला नहीं होता। Motion moved. Any member desiring to speak may do so. May do so. After which the minister will reply. 2023 में सपोर्ट करना इनकी मजबूरी थी, ऑप्टिक्स के लिए। लेकिन 2023 में इन्होंने मत दिया तो कांग्रेस नारी शक्ति के लिए खड़ी है। तृणमूल कांग्रेस नारी शक्ति के साथ खड़ी है, बस डीलिमिटेशन के विरोध में है। फिर चाहे इनके द्वारा शासित राज्यों को अधिक सीटें न मिले, इनकी जनता परेशान रहे। अगर सपोर्ट दे देते तो बंगाल की सीटें 42 से बढ़कर 63 हो जाती, कर्नाटक की 28 से बढ़कर 42 हो जाती, यानी 50%। लेकिन आप तो महिला समर्थक हैं, ऐसे कैसे? महिलाओं से ही तो परिवार चलता है। अगर आरक्षण लागू हो जाता तो आपका परिवारवाद कैसे चलता? इन्हें श्रेय का डर था कि मोदी जी श्रेय ले जाएंगे, तो मोदी जी ने तो ये तक कह दिया कि भाई श्रेय मुझे नहीं चाहिए। लेकिन क्या करे, सियासी डर इतना कि बिल पारित ही नहीं होने दिया। फिर चाहे कीमत इनके अपने राज्यों की जनता क्यों न चुकाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, कितना ही घूम लीजिए, बात आखिर आती नारी शक्ति के सम्मान पर ही है। राहुल गांधी, ममता बनर्जी कितना ही कह ले कि वो नारी का सम्मान करते हैं, वो 7 जन्म लेकर फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्तर पर नहीं पहुंच सके। और ये बात मैं डेटा के साथ कहती हूँ। इनके ही एक कथित बुद्धिजीवी का वीडियो था, ये वाला। Suddenly he has become Hindu, right? शिव भक्त बन गए हैं, वो अपना गोत्र दिखा रहे हैं, वो जनेऊ दिखा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है वो जिसके सामने खड़े हैं भस्म रगड़ के खड़ा है। बस इसमें हिंदू के साथ महिला सम्मान डाल दीजिए। वैसे भी दोनों हैंड टू हैंड ही होते हैं। आप जिससे लड़ रहे हैं वो भस्म रगड़ के खड़े हैं दशकों से। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ देवता निवास करते हैं वो राज्य फलता फूलता है। ये सिर्फ श्लोक नहीं, सच्चाई है। इसलिए हमें ये देखना है कि जहाँ महिलाओं को वास्तव में सम्मान मिला वहाँ ज़मीन पर क्या बदला। और यहीं से बात आ जाती है गुजरात की, क्योंकि अक्सर राजनीति में दावे बहुत होते हैं क्योंकि मॉडल कम होते हैं। और गुजरात एक ऐसा उदाहरण है जहां महिला सशक्तिकरण नारे से निकलकर नीति का हिस्सा बना। साल 2001 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तब ना तो महिला सशक्तिकरण कोई चुनाव जिताने वाला मुद्दा था और ना ही इस पर कोई राष्ट्रीय दबाव था। लेकिन इसके बावजूद अगर आप उस दौर के आंकड़े देखें तो एक साफ बदलाव दिखाई देता है, खासकर चाइल्ड सेक्स रेशो में, जो 2001 के आसपास करीब 883 था और अगले वर्षों में लगातार इंटरवेंशंस, अवेयरनेस कैंपेन्स और पॉलिसी फोकस के कारण 900 के पास जाता है। और ये कोई अचानक हुआ बदलाव नहीं था, बल्कि ये दिखाता है कि सरकार ने समाज की उस बुनियादी समस्या को एड्रेस करना शुरू किया जिसे दशकों तक नजरअंदाज किया गया था। लेकिन असली बदलाव सिर्फ आंकड़ों में नहीं आता। असली बदलाव उस महिला की जिंदगी में आता है जो रोज सुबह उठकर धुएं में खाना बनाती है, जो घंटों पानी लाने में बिताती है और जिसे अपनी ही गरिमा के लिए अंधेरा होने का इंतजार करना पड़ता है। और गुजरात में पहली बार इन छोटी लगने वाली चीजों को पॉलिसी प्रायोरिटी बनाया गया, क्योंकि क्लीन फ्यूल
पानी की उपलब्धता और शौचालय, ये सब मिलकर किसी भी महिला के जीवन की बुनियाद तय करते हैं। और यही नैरेटिव बदलता है, जहां एम्पावरमेंट भाषणों से हटकर सिस्टम में दिखने लगता है। यही कारण है कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो वही गुजरात मॉडल राष्ट्र स्तर पर दिखाई देता है और पहली बार महिलाओं के लिए योजनाएं इस तरह से लागू होती हैं, बेसिक्स टू बिजनेस, जिसका असर सीधे घर के अंदर महसूस होता है, क्योंकि स्वच्छ भारत के तहत 10 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बनाए जाते हैं और रूरल सैनिटेशन कवरेज जो लगभग 40% था, वो लगभग पूर्णता तक पहुंचता है। उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ से अधिक महिलाओं को गैस कनेक्शन मिलता है, जिससे उन्हें धुएं से राहत मिलती है। मातृ वंदना योजना के माध्यम से करोड़ों महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान आर्थिक सहायता मिलती है और जल जीवन मिशन के बाद टैप वाटर एक्सेस 16% से बढ़कर 70% से अधिक हो जाता है। और ये सब मिलकर उस बुनियादी गरिमा को स्थापित करते हैं जिसे लंबे समय तक मामूली समझकर टाल दिया गया था। और जब किसी महिला को उसकी बुनियादी जिंदगी में स्थिरता और सम्मान मिल जाता है, तभी अगला कदम संभव होता है। और यही कारण है कि इस पूरी प्रक्रिया का अगला चरण है बेसिक्स से बिजनेस, क्योंकि एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ सुविधा देना नहीं होता, बल्कि अवसर देना होता है। और इसी के तहत मुद्रा योजना में लगभग 70% लाभार्थी महिलाएं हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से करोड़ों महिलाएं आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं। जन आवास योजना में महिलाएं अगर अपने नाम पर घर रजिस्टर करती हैं तो अधिक सब्सिडी का प्रावधान है। और जनधन योजना के जरिए पहली बार बड़ी संख्या में महिलाओं के अपने बैंक खाते बनते हैं, जिससे वो सीधे आर्थिक व्यवस्था का हिस्सा बनती हैं। और यही वो बिंदु है जहां महिला केवल बेनिफिशियरी नहीं रहती, बल्कि एक इकोनॉमिक स्टेक होल्डर बनती हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर इसे डिसीजन मेकिंग में जगह ना मिले तो एम्पावरमेंट अधूरा रह जाता है। और यहाँ सबसे बड़ा अंतर दिखाई देता है, क्योंकि निर्मला सीतारमण को वित्त और रक्षा जैसे मंत्रालय दिए जाते हैं, सुषमा स्वराज को विदेश मंत्रालय। और ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन नहीं, बल्कि वास्तविक शक्ति का हस्तांतरण है, क्योंकि दशकों तक महिलाओं को सीमित मंत्रालयों तक रखा गया, लेकिन यहाँ उन्हें उन पदों पर बिठाया गया जहाँ से देश की दिशा तय होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब जानने के बावजूद विपक्ष इतना विचलित क्यों है? क्यों ध्रुव राठी और आरफा खानूम शेरवानी जैसे लोग नैरेटिव बना सकते हैं कि बिल को रोकना महिला विरोधी नहीं है, लेकिन ये बात सरासर झूठ है? क्यों? तो इसका जवाब छुपा है एक नए राजनीतिक उदय में, जिसे हम द साइलेंट वोटर कहते हैं। मोदी जी ने महिलाओं के लिए जो किया, उसने एक ऐसा डायरेक्ट कनेक्ट बना दिया है जिसे तोड़ना अब किसी भी इकोसिस्टम के बस की बात नहीं रही। विपक्ष को डर इस बात का नहीं है कि सीटें बढ़ेंगी या डिलिमिटेशन होगा। उन्हें डर इस बात का है कि जब 33% महिलाएं संसद में आएंगी तो वो खानदानी विरासतें और ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगी। क्योंकि जो महिला ड्रोन दीदी बनकर खेत में काम कर सकती है या मुद्रा योजना से अपना व्यापार खड़ा कर सकती है, वो संसद में बैठकर इन बड़े बड़े सूरमाओं से आंख में आंख डालकर सवाल भी पूछेगी। इसलिए जब आज महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ती है और कई जगह उनका मतदान प्रतिशत पुरुषों से आगे निकलता है, तो उसका कारण सिर्फ अपील नहीं, बल्कि एक्सपीरियंस है, क्योंकि उन्होंने इन बदलावों को अपनी जिंदगी में महसूस किया है। और यही विपक्ष की सारी थ्योरीज फेल हो जाती है। उन्हें लगता है कि डिलिमिटेशन का डर दिखाकर वो महिलाओं को मोदी से दूर कर देंगे, पर वो ये भूल जाते हैं कि जिस महिला के घर में नल से जल आया है, जिसके पास अपना बैंक खाता है और जो अब ड्रोन दीदी बनकर आसमान छू रही है, उसका भरोसा डराना अब नामुमकिन है। अंत में बात फिर वहीं आती है। विपक्ष के लिए महिला सशक्तिकरण सिर्फ एक नारा, वादा या चुनावी हेडलाइन हो सकती है, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए ये एक तपस्या है। वरुण ग्रोवर जैसे लोग भस्म रगड़ने वालों का मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जो भस्म रगड़ कर खड़ा है, उसकी शक्ति सदियों पुरानी रूढ़ियों को जलाकर राख करने का दम रखती है। अब ये श्लोक सिर्फ एक आदर्श वाक्य नहीं रह गया, बल्कि नए भारत की एक कड़वी लेकिन सच्ची राजनीतिक हकीकत बन चुका है।
कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहीं विकास की नींव मजबूत होती है और वहीं राष्ट्र का भाग्य बदलता है। अब फैसला आपका है कि आप उस पक्ष के साथ हैं जो सिर्फ बातें करता रहा, या उस पक्ष के साथ जिसने नारी शक्ति को देश का भाग्य विधाता बना दिया। क्या आपको भी लगता है कि डिलिमिटेशन सिर्फ एक बहाना है महिलाओं को हक से वंचित रखने का? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद।